सवाल किया था कि मुख्यमंत्री के बारे में कि यहाँ पे इतने मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री यहाँ पे रहे, यहाँ क्या हालात है। तो जहाँ पे मुख्यमंत्रियों की भरमार हो, जहाँ मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री हो और एक मुख्यमंत्री 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बने, तो आप ये समझ सकते हैं कि इतना लंबा कार्यकाल होने के बावजूद भी गोपालगंज की दशा और दिशा बदल जानी चाहिए थी। गोपालगंज जो है पूरे बिहार की ये मानचित्र पे नहीं बल्कि पूरे देश की मानचित्र पे दिखना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नाजिम अली और आप देख रहे हैं बिहार बजट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम रुख करते हैं गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा क्षेत्र को। जी हाँ दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ बरौली विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी और राजनीतिक के वो धुरंधर जिनके चुनावी अखाड़े में आ जाने से न कि केवल एक उम्मीद जगी है लोगों में, बल्कि एक अलग तरह का जोश देखने को मिल रहा है युवाओं में, जिसने ये साबित किया है कि बदलाव अनिवार्यता के पहियों पर लुढ़कता हुआ नहीं आता, बल्कि निरंतर संघर्ष करने से आता है। जिसने ये साबित किया कि हकीकत में राजनीति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, हम कैसे एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, हम कैसे एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग 20 साल से समाज के हित में कार्य कर रहे और बरौली के नेतृत्व में प्रबल दिग्गज दावेदार भावी प्रत्याशी बीएसपी बसपा शाह आलम जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अब चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है शाह आलम जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। खैर शाह आलम जी, आज हम आपसे बात करेंगे चुनावी और विकास जैसे विषयों पर। तो सबसे पहले मेरा आपसे यह सवाल है कि चुनावी माहौल चल रहा है और सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। आप किस तरह ले रहे हैं इस चुनाव को और आपके प्रति किस तरह का लोगों का अंदर विश्वास है? देखिए, बरौली विधानसभा के लोगों का विश्वास आप जानना चाह रहे हैं। तो विश्वास एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो सब चीज़ों पे भारी पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के लिए किसी के अंदर विश्वास हो तभी वो इंसान, वो व्यक्ति उसे वोट कर सकता है, उसका साथ दे सकता है, उसका साथ निभा सकता है। बरौली की जनता जो है, बरौली की जनता को अब ये विश्वास होने लगा है कि पहले हम लोग 25 साल से जो है ना, हम लोग नेता लोगों को चुनते थे जो यहाँ से जीतने के बाद में वो सीधे पटना का रुख कर लेते थे और उन्हें जनता से कोई रिश्ता ना था, मदद नहीं मिलता था। और ऐसे कंडीशन में 25 साल से कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से बरौली की जनता जो है काफ़ी त्रस्त रही है। और अब यहाँ की जनता को जो विश्वास की बात आप कर रहे हैं नाजिम साहब, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ की जनता को अब ऐसा लगने लगा है कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारे इलाके का है ना प्रत्याशी जो है अब चुनाव में आ चुका है, शाह आलम। और वो विश्वास जो हम लोगों को मिल रहा है, जो विश्वास हम लोग जो पा रहे हैं लोगों को के अंदर जो मिल रहा है, ये एक ऐसा संकेत है इस बरौली विधानसभा के लिए कि इस बार बीएसपी जो है के रूप में शाह आलम जो है यहाँ से आप लोगों के रूप में विधायक के रूप में जरूर आएगा। मैं दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं गलत नहीं तो गोपालगंज से 4 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री का इतिहास रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर आज भी यहाँ कुछ भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर विधानसभा में एक अस्पताल का होना, आखिर कब तक यहाँ की जनता इन सब सुविधाओं से वंचित रहेगी और अब तक क्यों किसी ने आवाज नहीं उठाया? देखिए, हम आवाज उठाने वाले लोगों को जैसे सुनेंगे, जैसे प्रतिनिधि का हम चुनाव करेंगे, वैसा ही आवाज उठाया जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा सौभाग्य है, एक तरफ से देखा जाए कि किसी जिले से अगर 4 मुख्यमंत्री हो, 3 मुख्यमंत्री हो, 5 मुख्यमंत्री हो, या आप पूरे बिहार भर में मुख्यमंत्रियों के मामले में सबसे अव्वल जिला वाले आप जिला से बिलोंग करते हो,
तो वैसे जिला को तो यहाँ पे समझ लीजिए कि इस तरीके से सुसज्जित होना चाहिए, इस तरीके से मतलब व्यवस्था करके रखना चाहिए था, इस तरीके से यहाँ पे विकास की धारा बह गई होनी चाहिए थी पहले से, कि समझिए कि यहाँ के लोगों को कोई दिक्कतें नहीं आती। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात तो दूर है, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जो है बच्चियों के लिए एक अच्छा कॉलेज भी नहीं है, हमारे बच्चियों के लिए कोई ये नहीं है, साथ ही साथ बीएड कॉलेज भी आप यहाँ पे कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा हम क्या बताएं, बच्चियों को काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है इसको पढ़ाई लिखाई करने के लिए। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात तो सपना है इन लोगों के लिए, जहाँ पे 4 मुख्यमंत्री की बात आप कर रहे हैं। ये अगर मुख्यमंत्री जो होते हैं उनके वो अगर चाहे होते तो यहाँ पे जरूर मेडिकल कॉलेज होता, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज होता, यहाँ पे बच्चों की शिक्षा दीक्षा का जो स्तर होता वो काफ़ी मतलब उसका हाई लेवल होता, और हमारे यहाँ के बच्चों को दूसरे स्टेट्स में पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ से माइग्रेट करके हमारे बच्चे दूसरे स्टेट में जाते हैं। ये हमारे बिहार का दुर्भाग्य है, और हमारे बरौली विधानसभा का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे कोई अच्छा बीएड कॉलेज नहीं है। ये हमारे बरौली विधानसभा का दुर्भाग्य है। या गोपालगंज की बात आप कर रहे हैं, चूंकि 4 मुख्यमंत्री की बात आपने कहा, तो ये यहाँ का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज नहीं होने की दशा में यहाँ जो है जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वो भी चाह के भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं, और सपना पूरा नहीं होने की वजह से उनका मनोबल टूट जाता है, और मनोबल तोड़ने वाली ये सरकार होती है। सालम जी, मैं आपसे ये पूछा था, आपने अभी कहा कि यहाँ के लड़कियों के लिए शिक्षा दीक्षा का स्तर बहुत कमी रहा। आज के समय में लूट, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार ये चरम पे है। काफी माहौल हो गया है यहाँ जीना एक आम आदमी का। आखिर क्यों सरकारें भी विफल रही अब तक? आखिर क्या एक आम इंसान खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा? देखिए, सरकार क्यों विफल रही, बहुत अहम सवाल है। जी जी। लूट, हत्या, बलात्कार आपके कहने के हिसाब सिवान से चरम पे है। दुकान जहम होगा तो सिवान घटना घटी है। जी जी, सिवान में भी घटना घटी है, सिधवलिया में भी घटना घटी है, जो कि शर्मसार करने वाली घटना है। और इस तरीके की घटनाएं जो है 6 साल की 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, फिर उसके बाद गैंग रेप होता है ये सिवान जिले में। और समझिए कि ये सिवान जिला क्या पूरे बिहार जो है ना, ये नीतीश जी उनको कहते थे कि जंगल राज, और आज हम लोग देख रहे हैं कि जंगल राज से भी बड़ा जंगल राज इनका है। यानी कि दोनों को अगर एक साथ सम्मिलित करके देखा जाए तो कोई किसी से कम यहाँ पे दिख नहीं रहा है, और इसी का परिणाम है सिधवलिया का ये मतलब कल की घटना, और साथ ही साथ सिवान की घटना। इस तरीके से आप देखते हैं कि जो भी बच्चियों को, जो अनाथ बच्चियों के रहने वाला जो मुजफ्फरपुर वाला जो घटना था, उसमें नीतीश जी के जो मंत्री थे, नीतीश जी के करीबी लोग थे, उन लोगों की संलिप्तता उसमें थी। तो हम क्या कहेंगे कि जब आप किसी क्रिमिनल को चुनिएगा, जब आप किसी बलात्कारी को चुनिएगा, जब आप किसी तड़ीपार को चुनिएगा, जब आप किसी गलत व्यक्ति का चुनाव कीजिएगा, तो उसकी मानसिकता गलत होगी, और वो कैसे सोचेगा, कैसे अपराध पे लगाम लगेगा। अपराध पे लगाम तब लग सकता है जब अच्छे लोगों को आप चुनिएगा, और अच्छे लोग। जी सालम जी, मेरा चौथा सवाल आपसे यह है, कई सारी योजनाएं सरकार गरीबों और अति पिछड़ों के लिए लागू की है, लेकिन फिर भी उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर कौन है जो रोक रहा है उन तक पहुंचने में? देखिए, योजनाएं शुरू से बनती आई हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करना जो है सरकार की जिम्मेदारी होती है, और उनके जो सरकारी हैंड्स होते हैं उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर सरकार शिथिल हो तो समझिए कि लूट खसोट का मामला चारों तरफ बरकरार रहता है, जो आज के दौर में आपको देखने को मिलता है। जी जी। ये लूट खसोट अपने चरम पे है, और जहाँ भी जाइए, जिस तरीके से भी जाइए, आपको हर जगह लूटपाट की मामलाएं देखने को मिलती हैं। तो इसकी जिम्मेदार तो मैं कहूँगा कि वर्तमान समय में सुशासन बाबू है। जी, मेरा 5वां सवाल आपसे ये है कि करीब 3 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, और ये अलग बात है कि आपने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन तक मदद पहुंचाई, लेकिन क्या ये सॉल्यूशन सही है? आखिर कब तक लोग मौत के साय में अपना जिंदगी बसर करेंगे? क्या सरकार एक सही निर्णय लेकर एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बना पा रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, आपका सवाल बहुत ही उम्दा सवाल है, और इसके संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि
लोग मौत के साए में अपना, जाहिर सी बात है, मैंने अपना आपके वक्त सामने गुजार रहे हैं। देखा था। और खुद सही बात है, एक दो बार आपसे जी, मुलाकात जी। भी हुई थी वितरण के हाँ, दरमियान, वितरण दौरान देखा और था। आज फिर से मुलाकात आपसे हुई है। आपने देखा होगा कि हम लोग से जितना बन पड़ता है, आज से ही नहीं, जब कभी भी 2017 में भी आया था तो हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। दिन रात एक करके हम लोग 1-1 घंटा 1.5 घंटा तक नाव पे सफ़र करके और जोखिम भरा सफ़र जी, जी। करके हम लोगों ने जा करके हम पहुंचाने का काम किया था। आज उसी तरीके से हम लोग जो है पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने घूमने का काम किया है, राहत सामग्री के साथ हर जगह हम लोग पहुंचे हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि सरकार की जो ये लापरवाही है, लापरवाही तो उसको कहेंगे कि जो मतलब लापरवाही नहीं, मैं इसे कह सकता, सरकार का जानबूझ के ये जो है इसका कोई अस्थायी निदान नहीं निकाला जाता है, ताकि जो है बांध की रिपेयरिंग के नाम पे हर साल पैसे की उगाही की जाती रहे, हर साल उसके रिपेयरिंग के नाम पे उगाही की जाती रहे और कोई भी अस्थायी निदान न निकाला जाए। मैं स्पष्ट शब्दों में आपको कहना चाहूँगा कि अगर शुरू से लेकर के अभी तक किसी ने भी उसके अस्थायी निदान पे सोचा नहीं है, लेकिन अगर हम लोग विधायक बने तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 4 प्रखंड है, जैसे कि कुचायकोट से लेकर के गोपालगंज प्रखंड है, माझा प्रखंड और बैकुंठपुर प्रखंड है, ये कुचायकोट विधानसभा, मैं सबको प्रखंड बोल दिया, विधानसभा गोपालगंज, बरौली और बैकुंठपुर विधानसभा, ये सभी चारों विधानसभा में जो भी आगामी विधायक होंगे मैं पहल करूंगा और उसकी शुरुआत मैं करूंगा कि बाढ़ वाले इलाके में जहां पे मिट्टीकरण है उसको मैं बॉर्डर पिचिंग का काम अपने स्तर से सबसे पहले शुरू करवाऊंगा और अन्य तीनों अपने विधायकों से कहूंगा कि आप भी अपने मत का राशि यहाँ पे खर्च करें, ताकि हमारा बाढ़ का जो समस्या है यहाँ पे अस्थायी तौर पे हम लोग निदान पा सकें। जी बिल्कुल, बहुत ही वो दर्दनाक समय था। आज से लगभग हम लोग 20 दिन पहले वहाँ गए थे, गोपालगंज जिले में भैंसही गांव में। वहाँ पर लगभग बांध पे लोग अपने ज़िंदगी बसर कर रहे थे और कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे ये बता रहे थे कि रात को सांप आ जाते हैं और मच्छर का एक अलग गुनगुनाहट रहता है। तो उस समय में कैसे लोग जीते हैं, उस चीज़ को मैंने उस दिन जाके महसूस किया। और काफ़ी महबूब दास सालम जी भी गए थे राशन वितरण करने के लिए। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खाने के लिए रो रहे थे, जो हकीकत मायने में लोग कहते हैं कि खाने के बगैर बच्चा रो रहा था, उस दिन मैंने अपने आंखों से देखा। क्योंकि उसके घर में सारे सामान है मगर वो जाके ला नहीं सकता, घर में पका नहीं सकता। खैर सालम जी, आखिरी सवाल, वैसे तो आपको हर मंच पे और मदद के लिए आगे देखा जाता है, अगर ऐसे में बरौली की जनता आपको एक विधायक के रूप में चुनती है तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी बरौली की जनता के लिए? देखिए, ये बात अलग है, बहुत से लोग हैं जैसे कि बाढ़ वाले इलाके में भी बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, अपने ही जिला नहीं अभी तो दूसरे जिले के लोग, लेकिन यहाँ के नेता जिनको आपने जिताया, जो पूर्व वाले हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी एक्टिविटीज रही, वो सोए रहे। अरे उन्हें घमंड है कि हम जात पात करके और हम जीत जाएंगे, लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उस घमंड को बरौली की जनता चकनाचूर करेगी 2020 में। और रही बात प्राथमिकता की, तो जो भी समस्याओं को हम लोगों ने गिनाया है वो सभी समस्याओं को हम लोग समाधान करेंगे। बरौली को अनुमंडल का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे और सर्वोपरि मैं अपने बरौली विधानसभा से बोल्डर पिचिंग का काम शुरू करूंगा। बाढ़ वाले इलाके में वो मिट्टी वाला बांध नहीं रहेगा। और उसी तरीके से मैं आग्रह करूंगा अपने आसपास के विधानसभा वाले विधायकों से भी, और अपील करूंगा, असेंबली क्वेश्चन भी करूंगा कि इस पे सभी लोग ध्यान दें और इसका अस्थायी निदान बाढ़ का पाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सालम जी आपको हमारे यूट्यूब चैनल में आने के लिए। और बहुत अच्छी बात है कि जो हर साल द्वितीय तृतीय वर्ष में गोपालगंज में बाढ़ आती है, तो शाह आलम जी ने कहा है कि मेरा ये पहला प्राथमिकता होगा कि मैं अपने विधानसभा में और जो हमारे नज़दीक के विधानसभा हैं मिलजुल कर मैं उसको बॉर्डर बांध का निर्माण करवाने का कार्य करूंगा। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। मैं फिर आपसे एक बार बता दूं कि अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक जरूर करें। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।